नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हो सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, बाइंडिंग इन सॉलिड। किसकी बात करेंगे हम, बाइंडिंग इन सॉलिड की बात करेंगे। उसमें भी हम किसकी बात करेंगे, बाइंडिंग इन सॉलिड का मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। किसकी बात करेंगे हम, इंटर एटॉमिक फोर्स। किसकी बात करेंगे, इंटर एटॉमिक, या बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। किसकी बात करेंगे, इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, इस फोर्स की क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्या किसी भी एटम के अंदर या फिर किन्हीं दो एटम के बीच क्या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। आंसर है हाँ लगता है। या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है, आंसर है हाँ लगता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, मार्कर है, और ये मार्कर कैसा है, सॉलिड है। अब देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको मैं खींच रहा हूं, लेकिन ये नहीं खींच पा रहा है। यानी इसको फोर्स लगाया मैंने, लेकिन ये नहीं खींच पा रहा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, ये कंप्रेस भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको खींच रहा हूं तो इसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मैं बोल सकता हूं इसके जो एटम है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी जो इंटर एटॉमिक फोर्स, या बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्शन का होता है। लेकिन अब मैं जब क्या कर रहा हूं, इसको कंप्रेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, तो ये कंप्रेस भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल हैं या फिर जो एटम है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं। यानी जो इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और साथ ही साथ रिपल्सिव भी होते हैं। वो डिपेंड करेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या बोला हमने, किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही उसी प्रकार इंटर एटॉमिक फोर्स क्या हुआ, दो एटम के बीच लगने वाला फोर्स क्या हुआ, इंटर एटॉमिक फोर्स हुआ। देखो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, पहली बार आपने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं, कब पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, क्लास 11th में जब हम कौन सा वाला चैप्टर कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर कर रहे थे ना, तो वहां पर हमने सबसे पहली बार इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक, और हमने वहां पर पढ़ा था कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्या, फोर्स ऑफ कोहेसिव, और दूसरा होता है कौन सा, फोर्स ऑफ एडहेसिव। दो टाइप के फोर्स पढ़े थे हम वहां पर, क्लास 11th की बात कर रहा हूं, हाँ छोटे लेवल में। अगर 11th की बात करें तो हमने दो टाइप के फोर्स पढ़े थे। एक कौन सा था हमारे पास, कोहेसिव फोर्स, और एक कौन सा था हमारे पास, एडहेसिव फोर्स था। ठीक है, दो टाइप के फोर्स थे, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। ठीक है, और कोहेसिव फोर्स क्या था, दिस इज द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। किसी एक सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच, या बोल सकते हैं सेम सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सॉलिड या फिर सेम सब्सटेंस ही बोलते हैं, लिक्विड भी हो सकता है वो। ओके, और ये एडहेसिव फोर्स क्या था, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सॉलिड। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिफरेंट सॉलिड। तो डिफरेंट सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच, डिफरेंट सब्सटेंस बोलो, सॉलिड करने में सिर्फ ये हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट सब्सटेंस बोलो। ओके, यहाँ भी क्या लिख दो, सब्सटेंस। ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, दो टाइप के फोर्स पढ़ा हमने क्लास 11th में, एक क्या था कोहेसिव फोर्स और दूसरा क्या था एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या था, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, और एडहेसिव फोर्स क्या था हमारे पास, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ओके, जैसे ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर मार्कर है, तो ये मार्कर बना हुआ है, इसकी एक शेप है बहुत खूबसूरत सी और यानी सिलेंड्रिकल शेप है सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मार्कर के मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के बीच क्या लगा रहे होंगे, एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे होंगे, या बोल सकते हैं एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे होंगे। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को क्या बोलूंगा मैं, कोहेसिव फोर्स बोलूंगा, क्योंकि वो सेम उसके बीच लग रहे हैं, यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लग रहे हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं हम किसी गम से किसी एक पेपर को चिपकाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, या फिर ये मार्कर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ,
ठीक है, ये मार्कर से मैंने यहाँ पर लिखा, यानी इस मार्कर के मॉलिक्यूल और इस बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच क्या लगा, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तभी तो ये मार्कर इंक यहाँ पर चिपक गई। अगर ये नहीं लगता फोर्स, ये नीचे गिर जाती मार्कर की इंक, ये इसमें चिपक गई, इसका मतलब क्या हुआ, मार्कर की इंक और इस बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच क्या लगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जो क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ। और वो कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ, एडहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ, क्योंकि क्या लग रहा है, ये डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है। ठीक है, ये तो क्या था, छोटी क्लास का एक्सप्लेनेशन था कि हमने पढ़ा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक कोहेसिव होता है और एक एडहेसिव होता है। नाउ अब डिस्कस करते हैं किस लेवल में, थोड़ा लार्ज लेवल में, यानी हम अज्यूम कर लिया हम कहाँ हैं, बीएससी में हैं, या बोल सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल में हैं, तब हम वहाँ पर किस तरीके से इस इंटर एटॉमिक फोर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए इंटर एटॉमिक फोर्स। तो हमारे पास क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स है, तो उसमें लिखिए इंटर एटॉमिक फोर्स में लिखिए इंटर एटॉमिक फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन एटम ऑफ, क्या बोल सकते हैं, एटम ऑफ सॉलिड। किसी सॉलिड के एटम के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। अब जो ये देखा गया कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ये क्या हो सकता है, इसका नेचर कैसा होता है। अगर हम नेचर की बात करें तो इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। देखो ये दोनों नेचर का होता है, इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ओके, और ये रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। कैसा, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। देखो अट्रैक्टिव रिपल्सिव अभी हमने एक्सप्लेन किया, जैसे मैं इसको खींच रहा हूं, ये नहीं खींच रहा है, इसका मतलब इसके एटम के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। कौन सा नेचर हो गया, अट्रैक्टिव नेचर हो गया। मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, ये कंप्रेस भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके एटम के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यही तो बोल सकता हूं मैं, इसलिए कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है उसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों किन्हीं दो एटम के बीच लगने वाला फोर्स, या बोल सकते हैं किसी एक सब्सटेंस के एटम के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों कैसे हो सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा किसको, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, यानी एटम हमको कैसा देखने को मिलता है। ना जानते हो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, एटम कैसा होता है, एटम सेम में स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए देखूं या फिर किसी एक जनरल एटम के लिए देखूं तो ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर हैं। ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या होता है, एक जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर, बोल सकते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज के चारों ओर क्या बनाते हैं, एक क्लाउड टाइप का बनाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये चीज़ क्या है, मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा, ये नेगेटिवली चार्ज, ओके। और ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये कैसा होगा, मेरा पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये तो सब आप जानते हो, बड़ा सिंपल हुआ इसको एक्सप्लेन करना कि जो न्यूक्लियस हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हुआ वो कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ। अब देखो होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या। देखो एक्चुअल लाइफ में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अज्यूम कर लिया मैंने, मेरे पास दो एटम है, और इनिशियली वो दोनों एटम, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक दो मॉलिक्यूल का, सब बोल सकते हैं दो एटम का एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूं। आई वांट टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ टू एटम। ठीक है, क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, सिस्टम ऑफ टू एटम बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, दो एटम का सिस्टम बनाना चाह रहा हूं। ठीक, कैसे बनाऊंगा, अब मैंने अज्यूम कर लिया इनिशियली जो मेरे पास दो एटम हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ओके, अज्यूम कर लिया कि एक एटम ये है और एक एटम ये है। ठीक है, दोनों कहाँ हैं, एक दूसरे से बहुत दूर है, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। अभी इन दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, नहीं अट्रैक्शन का नहीं रिपल्शन का, या बोल सकता हूँ इन दोनों को कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है। एटम है, ठीक है, इसको एटम 1 बोल दो, दिस इज एटम 1, और इसे क्या बोल दो, एटम 2 बोल दो। ठीक है, नाम देने की बात हुई, कुछ भी बोल सकते हो। एक को मैंने क्या बोल दिया, एटम 1, और एक को मैंने क्या बोल दिया, एटम 2 बोल दिया, और दोनों अभी एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर होने का मतलब ये नहीं कि एक 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, यानी बहुत दूर होने का मतलब फिजिक्स में होता है कि इन दोनों के बीच अभी कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसे पता नहीं है कि ये कहाँ है और इसे ये पता नहीं है कि ये कहाँ है। ठीक है, वो कुछ भी उसकी रेंज। ओके, अब देखो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसका सिस्टम बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इन दो एटम को एक दूसरे के
पास लाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाना क्या किया, स्टार्ट किया, यानी इन दोनों क्या लाया मैं, एक दूसरे के पास लाया। ठीक ना, यहां पर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है और यहां क्या है, न्यूक्लियस है, यानी यहां क्या है सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहां क्या है पॉजिटिव और यहां क्या है इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, या बोल सकता हूं इस एटम के इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। उल्टा ही बोलता हूं, ऐसे ही बोलता हूं, वैसे ही बोलता हूं। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन ले लो, इसका न्यूक्लियस ले लो, इसके इलेक्ट्रॉन ले लो, इसका न्यूक्लियस ले लो। ठीक है, एक ही बात हुई। तो क्या बोल रहा हूं मैं, एटम 1 के इलेक्ट्रॉन एटम 2 के न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और वो कैसा इंटरेक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है, यानी इंटरेक्शन का मतलब फोर्स लगा रहे होंगे। और कैसा फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है चार्ज में, नेगेटिव, और ये क्या है, न्यूक्लियस कैसा होता है चार्ज में, पॉजिटिव। और दो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी जब मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ध्यान से देखना, जब ये एटम क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये है, तो ये माना अज्यूम कर लिया, यहां पर है ये कंडीशन है, इतने पास आ गए दूसरे से। ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये भी क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन। ओके, इसे इधर बना दो। ठीक है, दिखाने की बात है, कहीं बना सकते हो। ओके, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस या फिर इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, या बोल सकते हैं इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी आप अभी यहाँ पर कौन सा लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। लेकिन जब मैं इनको थोड़ा और पास लाता हूं, मैं कैसे पास लाया इनको, देखो ऐसे लाया। ठीक है, इनको मैं क्या लाया, थोड़ा सा और पास लाया, तो मैं देखता हूं यहां पर देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो है। तो इसका मतलब इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस में क्या लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ऐसा तो बोल सकता हूं मैं, यानी ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा और ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा। ठीक है, यहां पर क्या लग रहा था, ओनली अट्रैक्शन था। यहां पर क्या था, ओनली अट्रैक्शन था। यहां पर रिपल्सन आ गया एक। ठीक है, क्या आ गया यहां पर, एक रिपल्सन आ गया। क्या अट्रैक्शन चला गया, आंसर है नहीं। यहां पर रिपल्सन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें दोनों फोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस अगर ये थोड़ा दूर होंगे तो ओनली अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब ये एटम क्या थे, एक दूसरे से दूर थे, तब ओनली अट्रैक्शन देखने को मिला गया। और अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन जब इनको बहुत पास लाया मैं, जब बहुत पास लाया तब क्या हुआ कि मुझे अट्रैक्शन भी देखने को मिला और रिपल्सन भी देखने को मिला। अट्रैक्शन किसके भी देखने को मिलेगा, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, और रिपल्सन किसके भी देखने को मिलेगा, दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच के क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स देखने को मिलेगा। और जब ये क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, तो अज्यूम कर लिया इस एटम ने क्या किया, इस एटम को क्या कर लिया, ओवरलैप कर दिया, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए। तो इस केस में क्या हो जाता है क्या हो जाएगा, खुद ही बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा यहां पर, अभी अट्रैक्शन या रिपल्शन। देखो यहां पर सिर्फ क्या था, अट्रैक्शन, यहां पर क्या था, रिपल्शन और अट्रैक्शन। लेकिन रिपल्सन फोर्स क्या होता है इस केस में, कम होता है इन कंपेयर टू अट्रैक्शन। लेकिन जब क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर जाएंगे, तब यहां पर रिपल्सन फोर्स क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर रिपल्सन फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, रिपल्सन फोर्स कम है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो रिपल्सन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जो रिपल्सन फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, इस तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये तो क्या हो गया, एक डायग्राम की हेल्प से समझा। तो ओके, तो क्या होगा, देखो इस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये दो एटम का एक सिस्टम क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इनके पास क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, या बोल सकते हैं कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो इनिशियली जब एक दूसरे से कहाँ थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, यानी इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बता सकते हो आप, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 0।
ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं एक दूसरे के रिस्पेक्टिव, इनके पास कोई पोजीशन ही नहीं है, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन जब इनको पास लाया मैं तो क्या लगा, कुछ इंट्रैक्शन लगा, ठीक है, और कुछ कौन सा इंट्रैक्शन था, अट्रैक्शन था। तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगी, इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन बोल दूंगा, जिसे मैं क्या बोल दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, ओके, ये नोट हो गया था ना आपका। ठीक है, डायग्राम ध्यान देना है, कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं, मेरा बोर्ड छोटा है तो मेरे को बार बार मिटाना पड़ रहा है। ओके, तो देखो जब कहाँ है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, तब उनके पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। जब वो एक दूसरे के पास आए, उनके भी कौन सा अट्रैक्शन लगा, सॉरी कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इनके पास क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो लेट अस से जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन है वो कितनी है, UATT है। UATT का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। तो ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्शन। ओके, और फिर इसके बाद थोड़ा और पास लाया, अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, रिपल्शन भी लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, रिपल्शन भी लग रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर रिपल्शन की वजह से जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी मेरे पास, U रिपल्शन REP। तो U रिपल्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज U REP का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन। ओके, अब देखो, अब जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से क्या होगा, जो मेरे पास एनर्जी होगी सिस्टम की वो कम होगी, और रिपल्शन की फोर्स की वजह से क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ये जो एनर्जी निकल के आएगी ये कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरे पास सिस्टम की एनर्जी है वो क्या कर जा रही है, राइज कर जाएगी, क्योंकि कैसा रिपल्शन का है। ठीक है, और हमें सिस्टम बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो URP यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन, UATT पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम इनको। और जो मेरे पास ये यहां पर UATT होता है, UATT का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन होता है, वो R की कुछ पावर पर डिपेंड करता है। R की कुछ पावर का मतलब क्या हुआ, यहां पर R मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये R है, इसकी कुछ पावर पर क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी फिर इसकी कुछ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतना पता नहीं है कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी एग्जैक्ट पावर क्या होती है, कुछ पावर के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। कौन, जो यहां पर क्या होता है हमारे पास, एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स होती है। सिमिलरली जो एनर्जी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स होती है वो भी इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के कुछ पावर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो एक जनरली मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो मेरे पास क्या है, UATT है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R की पावर m। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ठीक है, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, R की कुछ पावर पर डिपेंड कर रहा है, और कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है, यानी 1/R की पावर m। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो कुछ इस टाइप का डिपेंडेंस हमें देखने को मिला। R क्या है यहाँ पर, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, m क्या है, कोई कांस्टेंट है ना। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये प्रोपोर्शनल से हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज A। इसे मैं क्या बोलता हूं, अट्रैक्टिव कांस्टेंट बोल देता हूं। A क्या है यहाँ पर, अट्रैक्टिव कांस्टेंट, डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर, R की पावर m आ गया। नाउ अभी हमने पढ़ा कि इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ कैसा साइन आएगा, ये नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्या साइन क्या दिखा रहा है, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन की एनर्जी क्या, सॉरी अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये कैसा साइन आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, कैसा साइन आया, नेगेटिव साइन। सिमिलरली जो मेरे पास क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन होता है, U रिपल्सन होता है, वो भी R की कुछ पावर पर डिपेंड करता है। अगेन R क्या है यहाँ पर, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, लेट अस से वो R की पावर n पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, R की पावर n पर डिपेंड कर रहा है। और प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पर, R रिपल्सन, सॉरी U ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई 1/R की पावर n आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर B क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ रिपल्सन या फिर रिपल्सिव कांस्टेंट बोलते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर, A क्या है मेरे पास यहां पर, अट्रैक्टिव कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बुक के अनुसार चेंज होता रहेगा। ओके, दूसरा कौन सा है मेरे पास यहाँ पर, B क्या है मेरे पास यहाँ पर,
दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव कांस्टेंट, रिपल्सिव कांस्टेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, रिपल्सिव कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होगा ये, और m और n भी क्या है, कांस्टेंट है, m एंड n ये दोनों भी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके ये तो क्या हो गया, एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, दिस इज बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन। अब अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर मैं पूछूं कि जो एनर्जी सिस्टम की नेट एनर्जी है, सिस्टम कितना है, 2 एटम का सिस्टम है। ठीक है, अगर इसकी नेट एनर्जी के बारे में पूछो कितनी हो जाएगी, नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से क्या पूछूं मैं, नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछूं कितनी हो जाएगी बताओ, नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, U ड्यू टू अट्रैक्शन प्लस का U ड्यू टू रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U ड्यू टू, या फिर एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन और एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन। ओके, तो फॉर्मूला पुट कर दो, सॉरी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है मेरे पास, नेट एनर्जी U इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का A अपॉन R की पावर M प्लस का B अपॉन R की पावर N। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, नेट पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, और हम देख रहे हैं यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, और ये चीज क्या हुई यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या हुई, रिपल्शन होगी। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ आपको। ओके, अब देखो, अब मैं इस पूरे सिस्टम को ग्राफ की हेल्प से भी क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। एक काम करते हैं, इस टोटल एनर्जी के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमको किस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। तो हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी एंड किसके बीच, इस आर के बीच, आर यहां पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो हेडिंग डालिए, ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यहां बोल सकते हैं सिंपल एनर्जी, मुझे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो कहां पर बनाए, मुझे मिटाना पड़ेगा। आप एक काम करो, इसको नोट कर लो यहां तक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और ये सारे के सारे पैरामीटर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए कि क्या कौन सा क्या है। ओके, आगे बढ़े, मिटा दो मैं इसको। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। ओके, ठीक है, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बिटवीन क्या है हमारे पास, ग्राफ बिटवीन U एंड R। U क्या है, एनर्जी, R क्या है मेरे पास यहाँ पर, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो कैसे बनाए, एक काम करते हैं, वर्टिकल एक्सेस में किसको ले लेते हैं हम, एनर्जी को ले लेते हैं। वर्टिकल एक्सेस में क्या है हमारे पास, एनर्जी है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में लेते हैं किसको हम, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को। दिस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R। ये क्या है मेरे पास, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, ये R है, और ये क्या है मेरे पास, एनर्जी U है। ठीक है, इस ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, ये एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन O है, और ये यहाँ को नेगेटिव एनर्जी, और ये क्या है, R इधर को। ओके, अब देखते हैं, चलो ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, U इज इक्वल टू, या बोल सकते हैं नेट U इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, A अपॉन या माइनस A अपॉन R की पावर M प्लस B अपॉन R की पावर N। ठीक है, जहां A और B क्या थे, दोनों कांस्टेंट थे, और M और N कांस्टेंट है, R क्या है यहाँ पर मेरे पास, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक हो गया, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं, ये पार्ट क्या था मेरे पास, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, और ये चीज क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन। ठीक, इतना तो पता है हमको ना। अब देखो, सबसे पहले किसके लिए देखते हैं हम, अट्रैक्शन में देखते हैं। और अट्रैक्शन किसके बीच हो रहा था अभी यहाँ पर, किन्हीं दो एटम के, एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और रिपल्सन किसके बीच हो रहा है, दो एटम के न्यूक्लियस या फिर दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, नाउ अब ये देखा गया, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि जो रिपल्सिव फोर्स तो लग जा रहा था, लेकिन सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स तो लग जा रहा था, लेकिन रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा था। इन रिपल्सिव फोर्स कब लग रहा था, जब जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बहुत कम हो रही थी, तब रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा लार्ज डिस्टेंस में लग रहा था। ठीक है, ये देखने को मिला था अभी हमने, जब हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था तो हमने यहाँ पर देखा था कुछ इस तरीके से। इनिशियली वो कहाँ थे, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये दो एटम है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, ये एटम है। जब वो इतने पास आए एक दूसरे के, ठीक है, कुछ डिस्टेंस मान लिया, ये इतने पास आए, तब यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, कौन सा वाला, अट्रैक्शन वाला। यहाँ पर सिर्फ कौन सा लग रहा है हमारे पास, अट्रैक्शन लग रहा है।
ओके, यहाँ पर रिपल्शन नहीं लग रहा है, यानी इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल नहीं कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल नहीं कर रहा है, लेकिन इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, या बोल सकता हूं इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स से देखा गया कुछ जब इनकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तब वो क्या आता है, इफेक्ट में आता है। ठीक, तो जब रिपल्सिव फोर्स है कुछ ऐसे लगा, जब वो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी ना। अब यहाँ पर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा और अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना, अज्यूम कर लिया, देखो अब इधर देखो ग्राफ में देखो इसके लिए देखो यू इफेक्टिव के लिए, और एक ऐसा नेगेटिव होगा, यानी ये नीचे आएगा इस तरीके से ना। अब इनिशियली जब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है, तो वैल्यू कितनी है एनर्जी की, 0 है, यानी कहाँ कहीं यहाँ होगी। ओके, लेकिन जैसे जैसे मैं कहाँ की ओर आता हूँ, इस आर को आर 0 की ओर आता हूँ, कहाँ की ओर, इधर की ओर आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कौन सा फोर्स लग रहा है, या फिर क्या लग रहा है, क्या कौन सी एनर्जी आ रही है, एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन आ रही है, क्योंकि क्या लग रहा था, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अज्यूम कर लिया, तो कुछ इस टाइप से क्या आएगी, ये एनर्जी बढ़ेगी इधर को इन नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरीके से। ओके, थोड़ा और पास आया मैं, देखो अभी यहाँ पर इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक रिपल्शन का फोर्स नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स तो लग गया, लेकिन रिपल्शन का फोर्स नहीं लगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा, कहीं यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ से रिपल्शन का फोर्स भी क्या हो गया, इस तरीके से स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ तक ओनली कौन सा था, अट्रैक्शन का था, दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा डार्क बनाता हूँ, यहाँ तक कौन सा था, सिर्फ अट्रैक्शन का था, लेकिन यहाँ से रिपल्शन का भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब देखो, फिर अगेन मैंने क्या किया, इन दोनों को पास लाया मैं, क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा, साथ ही साथ रिपल्सन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मैं ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि क्या है 1/r के साथ वेरी कर रहे हैं, तो अपने आप ही इस टाइप का बन जाएगा। ओके, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, किसी एक पॉइंट पर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, और ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स, और इसके लिए भी कुछ इसी टाइप का, कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में जो m है वो नॉट इक्वल टू n है, ये ध्यान देना, वहाँ पर नहीं लिखा था हमने, और यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n है, इसे ध्यान देना आपको। ओके, ये ग्राफ किसके लिए है, रिपल्सन के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए है, अट्रैक्शन के लिए। दिस इज फॉर u रिपल्सन, ये किसका है मेरे पास, u रिपल्सन, एंड दिस इज फॉर u अट्रैक्शन। नाउ अब देखो, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये कहाँ है, जब हम r जो है 0 के बहुत नजदीक आ जाए तब ऐसा केस है, यानी ये मैक्सिमम हो गई है और यहाँ ये मैक्सिमम हो गई, मिनिमम यानी इन नेगेटिव डायरेक्शन इधर आ गए। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दो, यहीं तक रखते हैं इसको। ओके ना, अब देखो, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम क्या होंगे, जब r क्या होगा, 0 के बहुत नजदीक होगा, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो उसके कारण एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनिशियली जब r क्या होगा, बहुत कम होगा, तब उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो लगभग किसके बराबर होगी, इस u rp के बराबर होगी। तो इनिशियली कुछ इस टाइप की कंडीशन आई। ठीक है, यहाँ पर है, ये क्या है मेरे पास, इनिशियली ये टोटल एनर्जी है लेकिन जैसे जैसे मैंने क्या किया, r बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने क्या किया, r बढ़ाया, तो मैंने देखा किसका इफेक्ट आया, अट्रैक्शन का इफेक्ट भी आया। तो क्या होगा, जो नेट इफेक्ट होगा वो किसकी ओर झुकेगा, इस तरीके से अट्रैक्शन की ओर झुकेगा। ठीक है, यू करके थोड़ा, ओके, इतना में नहीं झुकेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा हमको। ओके, अप्रॉक्स ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, पहले ग्राफ बनाता हूँ कैसा देखने को मिलता है। ठीक, तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ओके ना, अब देखो, ये ग्राफ किसके लिए, दिस इज फॉर टोटल एनर्जी, यू के लिए है ये। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए है मेरे पास, यू के लिए है। देखो ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ग्राफ ये कहना चाह रहा है जब r की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, यानी दो एटम के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तब क्या हुआ, जो मेरे पास क्या है, यू रिपल्सिव है, वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है किसको, यू अट्रैक्टिव को, यानी जो नेट है वो किसके पास है, मेरे पास यू रिपल्सिव के पास है। लेकिन जैसे जैसे मैं कहाँ की ओर आया, उन दोनों के बीच का मैंने सेपरेशन इंक्रीज किया, तो मैंने देखा अट्रैक्शन का फोर्स भी किस में आया, प्ले में आया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरे पास टोटल एनर्जी है वो क्या हुई, यहाँ पर किसकी ओर आई, यू अट्रैक्टिव की ओर आई। ठीक है, कुछ टाइप से हो रहा है, देखो ये क्या है, यू अट्रैक्टिव, और यहाँ पर आगे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, देखो ये और ये ऐड हो रहा है, ये मिल रहा है हमको, फिर ये और ये ऐड हुए, ये मिला, ये और ये ऐड हुए, ये मिला, यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ की ओर, नेगेटिव डायरेक्शन, यानी यहाँ से जो मेरे पास यू अट्रैक्टिव की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। इस केस में, इस रीजन में क्या होगी, यू अट्रैक्टिव ज़्यादा हो गया, किससे, यू रिपल्सिव, क्योंकि यू रिपल्सिव क्या हो रहा है, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, और यू अट्रैक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरे पास टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, यहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर 0 थी, और फिर नेगेटिव में आई, और यहाँ पर क्या होगी, ये मिनिमम। लेट अस से दिस एनर्जी इज
यू नॉट, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर उसके बाद ये तो कहाँ की ओर, जीरो की ओर टेंड कर जा रहा है, क्योंकि फिर इसके बाद तो लग नहीं रहा है ये, तो उसके बाद क्या हो जा रहा है, जो मेरे पास टोटल एनर्जी है वो किसके पैरेलल हो जा रही है, हमारी यू अट्रैक्टिव के पैरेलल हो जा रही है, यानी फिर अट्रैक्टिव फोर्स के क्या हो, सॉरी अट्रैक्टिव एनर्जी के क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी हमारे पास, यू अट्रैक्टिव एनर्जी बचेगी, और बाद में कहीं जाके क्या हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। इतने बात क्लियर हुआ। नाउ अब देखो ये किसका ग्राफ है, टोटल एनर्जी का, यू टोटल या बोल सकते हैं टोटल एनर्जी। ना अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है, जो मेरे पास सिस्टम है, दो एटम का सिस्टम है, उसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर सिस्टम की एनर्जी क्या है, सॉरी सिस्टम की एनर्जी क्या है, मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है यहाँ पर। ना एज्यूम कर लिया यहाँ पर जो आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है, ठीक है, आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है, ठीक। नाउ कहीं पर भी अगर सिस्टम की एनर्जी, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है और उस पॉइंट पर सिस्टम की एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो उस पॉइंट को क्या बोलता हूं मैं, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलता हूं, ठीक है। क्या बोलता हूं, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है उसके पास मिनिमम एनर्जी है, यानी कुछ वैल्यू है उसकी एनर्जी की जो क्या है, मिनिमम है, इसका मतलब सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है, यानी वो शांत है, वो खुश है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर r इक्वल टू आर नॉट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरे पास क्या है, सिस्टम है, वो कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हुआ, देखो यहां से क्या हो रहा होगा, एटम एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, इस तरीके से एटम एक दूसरे के पास आए, और जब उनके बीच की डिस्टेंस r इक्वल टू आर नॉट के बराबर हुई, तो उस टाइम पर क्या हुआ, हमारा सिस्टम बन गया, ठीक है। देखो उस टाइम पर क्या हुआ, हमारा सिस्टम क्या हुआ, बन गया, या बोल सकते हैं ये क्या हुई, एक स्टेबल कंडीशन हुई। यहाँ पर इस सिस्टम हमारा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा इस पर्टिकुलर केस में, जब r इक्वल टू होगा आर नॉट के, लेट अस से वो केस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये केस है, ये पॉजिटिव और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, आर नॉट के बराबर है, और ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर जो आर है वो क्या है, ग्रेटर देन आर नॉट है, और इसके नीचे जो केस आएगा जहाँ पर वो क्या कर जाएंगे, ओवर, यहाँ बना दे रहा हूँ, जहाँ पर वो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला केस कौन सा हुआ, यहाँ पर आर इक्वल टू कितना हुआ, लेस देन आर नॉट हुआ, ठीक है। तो ये भी अच्छा केस नहीं हुआ और ये भी अच्छा केस नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी अनस्टेबल होगा हमारा एटम, और यहाँ पर भी सॉरी सिस्टम, और यहाँ पर भी हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो सिस्टम होगा दो एटम का, वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है इसकी कितनी है, इस केस में यू नॉट है, जो क्या है मेरे पास, मिनिमम है, ठीक है, ये एनर्जी क्या है, मिनिमम है। अगर इसकी एनर्जी मिनिमम है तो इस सिस्टम चाहेगा कि मैं यहीं पर बैठा रहूं, तो ये केस आएगा, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो सिस्टम हो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इस केस में इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा सिस्टम बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और ये यू नॉट क्या होगा, इस सिस्टम की एनर्जी हुई। अगर मैं सिस्टम को क्या करना चाहता हूं, अब ब्रेक करना चाहता हूं, तो मुझे सिस्टम को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस यू नॉट के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी यू नॉट को मैं क्या बोलूंगा, इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सॉरी, क्या बोल सकता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। इस पॉइंट पे क्या बोल सकता हूं इसको मैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक, क्योंकि ये क्या है, इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी है। ठीक हो गया, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, मेरे पास u के लिए ग्राफ हो गया, और समझा कि ग्राफ को क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो u इक्वल टू क्या है मेरे पास, यहाँ पर u इक्वल टू दिया है क्या, माइनस का a अपॉन r की पावर m प्लस का b अपॉन r की पावर n, ये दे रखा है। एक मिनट इसे मिटा लेता हूँ इधर का मैं। अब देखो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एनर्जी और r के बीच ग्राफ निकाला, वैसे मैं यहाँ पर फोर्स और r के बीच भी ग्राफ निकाल सकता हूँ। देखो बड़ा आसान है, सिंस वी नो फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, चलो ये तो है ही मेरे पास, इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n है, ये ध्यान देना, ये r है। सिंस फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल यू ओवर डेल आर होता है, ये तुमको पता है, ठीक है, माइनस का डेल यू ओवर डेल आर। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, देखो F माइनस का डेल ओवर डेल आर ऑफ किसका, माइनस का a अपॉन r की पावर m प्लस का, फिर कितना आ गया ये, ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक, एक मिनट रहने दो, इसको बाहर रहने दो, ये माइनस बाहर रहने दो ऐसे करके, ठीक है, ये माइनस आया, फिर ये क्या है यहाँ पर प्लस और डेल ओवर डेल आर, और ये कितना आ गया b अपॉन आर की पावर n आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये n है, हाँ ओके। तो f इज इक्वल टू ये माइनस का कितना हो गया देखो, ओके ये माइनस a कॉमन,
फिर कितना आ गया ऊपर -m, और ये कितना आ गया डिवाइडेड में r की पावर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना होगा बताओ, r की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का m माइनस का r, सॉरी माइनस का n, 1 आता है ना, -1 होता है, ठीक है, ये तो हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर प्लस देखो यहाँ b कॉमन है और ये माइनस का n इंटू आर की पावर माइनस का n माइनस का 1। अब नीचे ले आओ इसको, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना हो गया, और इस माइनस को भी अंदर ले जाओ, तो माइनस का am डिवाइडेड बाई आर की पावर कितना आ गया, ये m+1 आ गया, क्योंकि नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और फिर प्लस, और ये माइनस अंदर है, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर bn डिवाइडेड बाई आर की पावर कितना आ गया, n+1 आ गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, फोर्स आ गया, ठीक है। ये नेट फोर्स हुआ, F क्या हुआ, नेट फोर्स। तो ये वाला फोर्स कौन सा हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स कौन सा हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये कौन सा हुआ मेरे पास, रिपल्सिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स हुआ, रिपल्सिव फोर्स हुआ। ये अट्रैक्टिव फोर्स और ये कौन सा हुआ, रिपल्सिव फोर्स हुआ। अब देखो, अब ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, आर की पावर कुछ एम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिलेगा। तो बना देते हैं यहाँ पर सिंपल सा। तो देखो अगेन मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये इस एक्सिस में क्या है, ये फोर्स है ऊपर को, दिस इज इन दिस डायरेक्शन फोर्स, एंड इन दिस डायरेक्शन दिस इज इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस आर, और यहाँ को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, दिस इज फोर्स। ये क्या है फोर्स, और यहाँ फोर्स कितना है 0, और यहाँ कितना होगा नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके ना। ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ध्यान देना है। ठीक है, इन दोनों ग्राफ के लिए जो मेरे पास क्या है, लेवल है वो सेम है, या बोल सकते हैं जो मैंने यहाँ पर वो ले रखे हैं क्या, सेपरेशन, वो क्या है, सेम है। ओके, आप देखो किसके लिए देखते हैं, सबसे पहले इस अट्रैक्टिव फोर्स का। अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, तो कैसा देखने को मिलेगा मेरे को, जैसे ये देखने को मिला मेरे को यहाँ पर, ऐसा ही क्या देखने को मिला, अट्रैक्टिव फोर्स भी देखने को मिलेगा। इनिशियली बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे पास आएगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली रिपल्सिव फोर्स भी इनिशियली तो होगा ही नहीं, लेकिन कुछ देर बाद मिलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा इस तरीके से। ये किसका आ जाएगा मेरे पास, रिपल्सिव फोर्स के लिए। अब किसकी बात कर लेते हैं, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसा देखने को मिलेगा, ओके दूसरी पेन से बनाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, ये तो नेट फोर्स। अब नेट फोर्स के लिए इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों का एडिशन, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का मुझे देखने को मिलेगा, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। बुक में ज़्यादा अच्छा बना होगा, आप बुक से देख सकते हो। अगर आप मेरे से पूछो कौन सी बुक से पढ़ें, तो एक बुक है हमारी, क्या है उसका नाम, पुरी एंड बब्बर फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बहुत अच्छी बुक है, उसे पढ़ो ना। अब देखो, अब मैंने जानबूझकर इस ग्राफ को यहाँ पर मिलाया है, ध्यान सुनना, मैंने क्या किया है, जानबूझकर इस ग्राफ को मैंने 0 यहाँ पर मिलाया है। क्यों मिलाया है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर r इक्वल टू क्या है, R0 है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितना है, मिनिमम है यहाँ। और हमने ये भी बोला था इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा सिस्टम है वो कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। और हम जानते हैं जब भी कोई सिस्टम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तब उसमें लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जब r इक्वल टू R0 होगा तब फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए व्हेन r इज इक्वल टू R0 देन f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दें व्हेन r इक्वल टू R0 देन f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। ये किसके लिए मेरे पास, अट्रैक्शन के लिए, दिस इज अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये किसके लिए है, रिपल्सन के लिए, और ये क्या है मेरे पास, टोटल फोर्स, दिस इज टोटल फोर्स। और ये कंडीशन कौन सी है मेरे पास, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्लियर हुई बात, ओके। इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा तो उसका मतलब फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल क्या होगी, स्टेट होगी। और उससे ऊपर को जा रहे हैं तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जा रहा है, और उससे आगे को जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये क्या होगा, आइडल कंडीशन होगी सिस्टम को फॉर्म करने की, या फिर ये क्या होगी, आइडल कंडीशन होगी सिस्टम को फॉर्म करने की, ठीक है। इन दो ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। ये ग्राफ किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच, ये किसके बीच है, फोर्स और आर के बीच। अब देखो, अब r इक्वल टू R0 पर f इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में r की जगह R0 पुट कर दो और f की जगह 0 पुट कर दो। देखो क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे को तो मिटाना पड़ रहा है बार बार, आपका तो पन्ना है, पन्ना पलट लो आप, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ऐसे करके, ओके।
ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखो एफ जो कितना पुट करना है 0। ओके, एफ इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू आर नॉट लिख लेते हैं पहले। पुट एट इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू आर नॉट। और इस आर इक्वल टू आर नॉट को नाम भी बोलते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है। आर इक्वल टू आर नॉट को देखो एफ की जगह 0 पुट करो, एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ये माइनस ए एम अपॉन आर के पावर कितना है एम प्लस 1, फिर प्लस कितना आ गया ये बी एन अपॉन आर की पावर एन प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इसे इधर भेज दो आप, क्या हो जाएगा देखो फटाफट करो, बी एन डिवाइडेड बाई आर की पावर, सिर्फ कैलकुलेशन है तो कितना आ जाएगा ये ए एम अपॉन आर की पावर एम प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे क्या निकाल सकता हूँ देखो, b निकाल सकता हूँ मैं, b इज इक्वल टू ये n नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा a इंटू एम अपॉन एन, और ये r की पावर ऊपर कितना हो जाएगा n प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा r की पावर m प्लस 1, ये हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया मेरा, b निकल के आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्या है, b है, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मिटा दिया। सिंस वी नो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था u इक्वल टू क्या डिस्कस किया था हमने पढ़ा था, सिंस वी नो u इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन आर की पावर m प्लस का b अपॉन आर की पावर n, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कर सकते हो, b की वैल्यू पुट करो, देखो क्या निकल के आता है यहाँ पर, तो पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर 1, उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला था ना, तो b को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो मेरे पास u इक्वल टू, ओके एक मिनट सॉरी, r इक्वल टू कितना है r नॉट है, r इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, r इक्वल टू आर नॉट, ठीक हो गया। तो यहाँ भी कितना आएगा, तो यहाँ पर u इक्वल टू कितना है इन दिस कंडीशन, u इक्वल टू कितना है u नॉट है, तो u नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो माइनस का a आर नॉट की पावर m और फिर प्लस b की जगह ये वैल्यू आ गई, कितनी है ये a m अपॉन n, और फिर क्या आया a m अपॉन n, और यहाँ पर है क्या मेरे पास आर नॉट की पावर, एक काम करो इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा देखो ये r की पावर n प्लस 1 माइनस का m फिर माइनस का n, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया r की पावर n माइनस m आ गया, तो कितना बचा यहाँ पर r की पावर n माइनस m, और डिवाइड में क्या है यहाँ पर देखो आर नॉट की पावर, सॉरी आर नॉट है, बार बार गलती हो जा रही है, आर नॉट की पावर कितना आ गया ये n आ गया, ठीक है। इस तरह समझ में आए, आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से u नॉट इक्वल टू माइनस a अपॉन आर नॉट की पावर m, फिर प्लस कितना है यहाँ पर देखो ये r की पावर n से आर नॉट की पावर n से आर नॉट की पावर n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास देखो a m अपॉन n, एंड फिर कितना आ गया यहाँ पर r की पावर आर नॉट की पावर माइनस m बचा, और नीचे कितना आ गया r की पावर m आ गया, कुछ कॉमन है दोनों ओर से देखो आर नॉट की पावर है, ठीक है। u नॉट इज इक्वल टू ये माइनस का a अपॉन आर नॉट की पावर m, कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1 माइनस m अपॉन n बच गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर u नॉट, यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, या बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ गया। नाउ देखो अब ये क्या कर रहा है, ये हमको बोल रहा है ये m है, ये बोल रहा है इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। अगर m की वैल्यू n तो है नहीं, क्योंकि हमने जब ये लिखा था तो वहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर n और m दोनों बराबर नहीं है, तो इफ़ m नॉट इक्वल टू n देन u नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब u नॉट 0 नहीं हो सकता। देखो ये 0 कब हो सकता है, जब m और n दोनों क्या हो बराबर हो, तभी ये क्या हो सकता है 0 हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जब तक ये नहीं है तब तक ये 0 भी नहीं है। तो देखो एट इक्विलिब्रियम लगने वाला फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन उसकी नेट एनर्जी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। या बोल सकते हैं उसका u नॉट 0 नहीं हो सकता, u नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जबकि इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना है
जीरो है, जबकि फोर्स जीरो है कहाँ पर, आर इक्वल टू आर नॉट पर, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पर सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होगी और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, उस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम। थोड़ी देर पहले मैं लिखा था, दोबारा लिख दूँ, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये क्या है मेरे पास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम है, और कहाँ पर देखने को मिल रही है वो, आर इक्वल टू आर नॉट पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, अब देखो आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या है इसमें। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने सबसे पहले ये अजम्पशन किया था या फिर ये फॉर्मूला लिखा था हमने कि u इक्वल टू माइनस दिस दिस दिस, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, 100% सही नहीं है या एक्यूरेट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा है, सिर्फ दो एटम डिस्कस कर रखे हैं। हमने बोला दो एटम का सिस्टम है, लेकिन जब हम किसी एक सॉलिड को देखते हैं या किसी सब्सटेंस को देखते हैं, उसमें तो बहुत सारे एटम होते हैं। ठीक है, और उन एटम के बीच लगने वाला जो फोर्स है या फिर जो अट्रैक्शन का फोर्स है, जो रिपल्शन का फोर्स है, वो भी एक टाइप का नहीं होता है। ठीक है, अगर एक टाइप का होगा तो हर चीज़ के लिए यही होगा, अट्रैक्शन एनर्जी ये होगी, रिपल्शन की एनर्जी ये होगी। लेकिन जो फोर्स होते हैं एटम के बीच लगने वाले, वो डिफरेंट एटम के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी उनके नेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर वो एक सोडियम होगा, एक क्लोरीन होगा, तब उनके बीच को और फोर्स लगेगा। अगर वो H2O होगा, तब H2O के मॉलिक्यूल के बीच कुछ और ही फोर्स लगता है। ठीक है, यानी अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, अलग अलग होता है, तब उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जो वहाँ पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, थोड़ा सा इससे क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है एग्जैक्ट सॉल्यूशन? क्योंकि डिफरेंट एटम के बीच या बोल सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के एटम के बीच क्या होता है, लगने वाला जो फोर्स होता है क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे, उन फोर्स के नाम पता होंगे आपको, जैसे आयनिक फोर्स। ठीक है, नाम सुना है आपने, आयनिक फोर्स या फिर आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहला फोर्स क्या निकल के आता है हमारे पास, आयनिक बॉन्ड या आयनिक फोर्स। दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट फोर्स या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पढ़ा है ना कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड, पढ़ा है मेटेलिक बॉन्ड। चौथा पढ़ा होगा वंडर वॉल फोर्स, क्या पढ़ा होगा, वंडर वॉल बॉन्ड पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अलग अलग बॉन्ड की जो एनर्जी होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो सॉल्यूशन अभी हमने यहाँ पर लिखा है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आने वाले लेक्चर में हम ये हर बॉन्ड के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड या फिर उनके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको भी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो यहाँ पर पहले के 3 बॉन्ड हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, बता सकते हो, प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्ड। ठीक है, और इन दोनों को बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वंडर वॉल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक करके क्या करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी किसकी होगी यहाँ पर, आयनिक बॉन्ड की। इसी में कर लेते हैं हम, लेकिन जो लेक्चर है हमारा वो क्या हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, 40 मिनट तो शायद अभी हो गया है। ठीक है, कट कुटा के 38 मिनट का आएगा, तो फिर मेरे को क्या होता है, उसको डाउनलोड अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगर मैं उसको यूट्यूब में अपलोड करूँगा तो उसको डेटा चाहिए, लेकिन जियो तो 2 GB तक है ना, तो उससे बड़ी की फाइलें बनती है, तो मुझे 2-2 दिन वेट करना पड़ता है एक ही वीडियो को अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो छोटी रख रहा हूँ, आधे घंटे की इसके लगभग। तो अगले वाले लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटेलिक बॉन्ड, फिर वंडर बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन। तो ऐसे करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये लिख लेना आप। और बुक कौन सी प्रेफर करनी है, पुरी एंड बब्बर। अगर उससे भी समझ ना आए तो जो मेरे नोट्स हैं वही मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे नोट्स दो ना, तभी तो दूंगा मैं। तो उसके लिए आप मुझे कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने वहाँ लिखा है कि मेरा जो आईडी है वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, तो वहाँ मैसेज करना, टेक्स्ट करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा उधर। ठीक है, PDF बना के। ओके, तो इतना बहुत है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, इतना ही कर सकता हूँ मैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।